नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का वीनर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जितने भी मेरे प्यारे दोस्त थे, आज की कहानी, आज की क्लास, आज के सेशन में जुड़ जाइए, ताकि जो बिगुल बजाई थी अपन ने पटवारी के सिलेक्शन के लिए, उसको लिए अपन आगे बढ़ सके और अपना सिलेक्शन ले चुके। तो जल्दी से फटाफट जितने भी मेरे दोस्त थे वो जल्दी से कहानी में जुड़ जाइए, ठीक है। और मैं हमेशा आपसे बात कर रहा हूं कि आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तो आपको लोड लेने की जरूरत नहीं। सिर्फ जो रोज हम सेशन पढ़ा रहे हैं उन सेशन को आप रेगुलरली देखते रहिए। तो आज हमारी क्लास है, ठीक है, और क्लास है जिसमें हम लोग जो मिक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं, लाइव टेस्ट की तरह चल रहा है, तो उसे आपको अटेंड करना है और आपको सही तरीके से सारे प्रश्नों का सिस्टमेटिक वाइज जो है प्रश्न का जवाब देना है, ठीक है। ये हमारे द विनर्स इंस्टीट्यूट के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहां से आप जुड़ सकते हो और इन माध्यमों से आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग नए जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं क्लास में, ये हमारा द विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। ये क्या मेरे प्यारे भाइयों, द विनर्स इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। तो जो भी सेशन पढ़ाया जाता है सुबह से शाम तक, जो भी फैकल्टी लेक्चर लेते हैं, उसका पीडीएफ यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अभी जब जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा, तो आप यहाँ पे जाके विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पर जाके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, आज के स्केड्यूल की बात करते हैं। देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूं, सुबह से शाम तक पूरा वीनस परिवार, पूरी वीनस की टीम जो है आपके लिए लगी पड़ी है, मेहनत कर रही है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग पटवारी बन जाए, ठीक है। सुबह 8 बजे यानी कि करंट अफेयर्स की क्लास से रात 10 बजे तक रीजनिंग की यानी कि प्रवेश सर की क्लास तक आपके लिए मेहनत हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। कहानी की शुरुआत करेंगे, आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आज का जो मिक्स टेस्ट है ना, मिक्स क्वेश्चन का जो है पेपर है, उसकी हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, पहले फटाफट सेशन को लाइक कर दो और अपने दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो कि सेशन की शुरुआत हो चुकी है। चलिए, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जल्दी, पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से देख लीजिए क्या है क्वेश्चन। चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल फॉर द गिवन सेंटेंस। आपके पास एक वाक्य लिखा है और उस वाक्य का सही आर्टिकल चुनना। जल्दी से आप बता दीजिए। चलिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आना भी चालू हो गए हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से प्रश्न का आप जवाब दीजिएगा। इस देखिए क्या लिखा है प्रश्न। आई एंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया डैश इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो। साथ ही साथ भैया एसी वाले भैया एसी चालू कर दो 16 पर। आई एंजॉय रीडिंग डैश कॉमिक्स इन टाइम्स ऑफ इंडिया। मैं जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो कॉमिक्स पढ़ना पसंद करता हूं, ठीक है। तो भैया टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा, क्या टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर का नाम है क्या? हाँ जी सर, न्यूज़पेपर का नाम है। और सर आप बताते हो कि जब न्यूज़पेपर की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है? न्यूज़पेपर की बात की जाती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सर न्यूज़पेपर की जब बात की जाती है तो हम आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आर्टिकल दा। तो क्या यहाँ आर्टिकल दा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। तो सबसे पहली बात वो वाला विकल्प हटा दो जिसमें सेकंड में दा नहीं, तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या? नहीं है। तो हमारा डी वाला विकल्प हट जाएगा। डी वाला विकल्प क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब आगे बात करते हैं। आई एंजॉय रीडिंग कॉमिक्स। मुझे कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पर भी कोई कॉमिक्स की बात कर रहा तो आर्टिकल ए या एन तो आएगा नहीं, यहाँ पर द यूज होगा, ठीक है। तो आई एंजॉय द कॉमिक्स, आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स, ठीक है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन भी हट गया, बी और डी ऑप्शन हट गया, ठीक है। डिश इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर दैट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1838। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर है जो कि पब्लिश हुआ था, जिसका प्रकाशन हुआ था पहली बार 1813 में। तो कौन सा इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर की बात की जा रहा है? बट टाइम्स ऑफ इंडिया की। तो यहां पर क्या आ जाएगा? ए या एन का यूज होना चाहिए और इंग्लिश लिखा है, इंग्लिश लिखा है। आ से अहम के बीच में, बेटा आ से अहम के बीच में जो अपन यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? आर्टिकल एन का प्रयोग करते हैं। तो हमारा जो जवाब आना चाहिए वो आना चाहिए एन, यानी कि तीसरे में एन आ जाएगा। तो यहां पर तो ए है, हमारा आंसर आ गया सी, ठीक है। चलिए, तो हमारा ऑप्शन, अच्छा आप ए और बी आखिरी वाले ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते थे। देखो ये आखिरी वाले में इंग्लिश लिखा है तो ई, ए दोनों ए और बी वैसे भी एलिमिनेट हो जाते, ठीक है। चलिए, और सी और डी में आप यहां से दा से एलिमिनेट कर सकते। तो आई एंजॉय रीडिंग द कॉमिक्स, मुझे कॉमिक्स पढ़ना मैं पसंद करता हूं, डेश द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित होती है, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर जो 1838 में 1838 में पहली बार प्रकाशित हुआ था। तो पहले प्रश्न का आंसर मेरे प्यारे भाइयों सी हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन, जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। जल्दी से फटाफट सभी लोग आज की कहानी का, क्लास का, सेशन का जवाब दे दीजिए। चलिए गाइस, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए, क्या होगा?
फॉर एजेस, लंबे समय से, वन ऑफ डैश लॉन्गेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट फूड, यानी कि एक लंबे समय से जो प्लांट फूड जो मतलब एक तरीके से पैदा किया जाता है, उपजाया जाता है, उनमें से एक। बीन्स हैव बीन डिश पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजिन्स। क्यूजिन्स का मतलब होता है बेटा जो खाने के व्यंजन होते हैं वो। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ। यहां पे पहली बात देखिएगा ध्यान से, इस प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो मेरे हिसाब से आप में से अभी तक जितनी मेरी क्लास जिस व्यक्ति ने अटेंड की, तो मुझे नहीं लगता इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे सकते, सबको आता। लॉन्गेस्ट, ईएसटी लगाए, हाँ जी सर ईएसटी लगाए। जब किसी शब्द के आखिर में ईएसटी लगा रहे या उससे पहले मोस्ट लगा रहे, तो ऐसी स्थिति में हम इसे सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कंसीडर करते हैं। और जब भी सुपरलेटिव डिग्री आती तो आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां क्या आना चाहिए, आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। तो सबसे पहली बात ए ये हट गया और ये डी वाला हट गया। तो फॉर एजेस वन ऑफ द लॉन्गेस्ट कल्टिवेटेड प्लांट्स, बीन्स हैव बीन, बीन्स मतलब फली, यहाँ जो फली बोलते हैं अपन फलिया बोलते हैं ना, बीन्स हैव बीन डैश पार्ट ऑफ मोस्ट क्यूजिन्स। बीन्स जो है एक भाग रहा है, पार्ट रहा है किसका, चले ए और बी दो विकल्प बचे, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो। ए और बी में से क्या आएगा बेटा, ए और बी में से क्या आंसर आएगा, तो भैया वो एक भाग रहा है, पार्ट रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए वाला आ जाएगा। अ पार्ट ऑफ, बीन्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ, एक भाग रहा है अधिकतर व्यंजन का, ठीक है। चले तो सेकंड का आंसर ए हुआ। और जिन लोगों का आंसर है सही है, बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का अगर गलत आंसर है तो लोड लेने की जरूरत नहीं, हम लोग यहां सीखने के लिए आए। अगर अभी गलत हो गया तो चलेगा, लेकिन आगे गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम ऑफ द सेंटेंस हैव एरर्स एंड सम हैव नन। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क योर आंसर एज नो एरर। हमेशा डायरेक्शन क्लास में पढ़ना चाहिए, मतलब एरर डिटेक्शन का प्रश्न है। ए बी सी डी, ए बी सी तीन भागों में बांटा गया है और आपको बताना कि किस भाग में गलती है। अगर कोई गलती नहीं तो नो एरर। जल्दी से प्रश्न का जवाब दे दीजिए, ठीक है। हाँ ठीक है, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। हम यही कहना चाह रहे हैं, लोड लेने का जरूरत नहीं, नंबर कम आ रहे, बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ पढ़ते रहें, रेगुलरली क्लास अटेंड करते रहें, सिलेक्शन बिल्कुल होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स। इसका मतलब हम बहुत बार एक कहावत नहीं बोलते, जो लोग कांच के घर में रहते उनको दूसरों के घर पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, ऐसा एक है। तो पीपल हु लिव्स इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स, ठीक है। अब एक रूल हम लोग पढ़ते हैं, हु विच दैट। हु विच दैट का यूज जब रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज होता है तो इनसे पहले जो नाउन या प्रोनाउन आता है, इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है उसी के अनुसार इनके बाद किसका प्रयोग किया जाता है, वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर। अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आ जाएगी, प्लूरल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार और देख लो, हु विच दैट, इनसे पहले जो संज्ञा सर्वनाम आती है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आता है। तो देखो यहाँ पर हु दिखा, पीपल हु लिव्स, हु दिखा, हाँ जी सर हु दिख गया। अच्छा हु के पहले क्या लिखा, पीपल, पीपल का मतलब लोग, और हमने नाउन में पढ़ा पीपल, पुलिस, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, वर्मीन, ठीक है, पीजेंट्री, ये जितने भी शब्द होते हैं प्लूरल होते। तो हु विच दैट, इनसे पहले नाउन प्लूरल है तो यहां पर भी क्या आना चाहिए, प्लूरल। लिव का मतलब रहना है क्या, लिव का मतलब रहना है क्या, बिल्कुल हाँ जी सर लिव का मतलब रहना है। तो आखिर में ना मतलब वर्ब और एस लगाए तो सिंगुलर है, तो आप हटा दो। तो हमारा किस भाग में गलती आ गई, तो तीसरे का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों वो ए वाले भाग में आ जाएगा। अगला है चौथा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से देखो। Two sentences are given below with a blank in each, ठीक है। fill in the blanks with a pair of suitable words from the four option for each blank respectively, यानी कि दो ब्लैंक दिए गए हैं, दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस यहाँ पर, दोनों में दो ब्लैंक दिए, एक ब्लैंक ये है एक ब्लैंक है, एक जैसे शब्द है। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि क्या प्रश्न का जवाब होगा। मेरे हिसाब से इस प्रश्न में थोड़ी सी मेहनत करोगे मेरे प्यारे भाइयों, जवाब आपको बिल्कुल मिलेगा, मजा आएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखो व्यापम में एमपीएसआई का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, और ऐसे बहुत सारे
प्रश्न पूछे गए जो इस तरह के शब्दों पर आधारित होते, थोड़ा सा यहां पर हिंदी ट्रांसलेशन का दिक्कत आ गया, ठीक है ठीक है। तो शी मेड अ फेबुलस डिश विथ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। सबसे पहली बात ये बताने से पहले मैं आपको दो शब्द बता देता हूं, एक शब्द है डेजर्ट और एक और है डिजर्ट। इसका मतलब होता है रेगिस्तान या मरुस्थल, रेगिस्तान होता ना वो। और इस डिजर्ट का मतलब होता है मिठाई या खाने के साथ कुछ मीठा, खाने के साथ मीठा, जो खाने के साथ मीठा होता ना उसे, या मिठाई। ये दो चीज हो गई गाइस। अब इन दोनों शब्दों पर आधारित जो है वो शब्द का यूज किया गया है, तो फटाफट अपन देखते हैं, पूरा मतलब पढ़ते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, शी मेड अ फेबुलस, उसने जो बनाया शानदार कुछ, विथ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। मतलब ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट का मतलब हो गया वन आफ्टर अनादर, एक के बाद एक को छोड़कर, वन आफ्टर अनादर, एक को छोड़कर। एक को छोड़कर, यानी कि वो क्या बोल रहा था, शी मेड अ फेबुलस, उसने कुछ शानदार बनाए, विथ ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ चॉकलेट एंड क्रीम। यानी कि एक बार क्या है, चॉकलेट आया फिर क्रीम आया, फिर चॉकलेट आया फिर क्रीम आया, ऐसा। तो उसने भैया चॉकलेट और क्रीम से क्या बनाई होगी, खाने के साथ कुछ मीठा बनाया होगा, तो डेजर्ट आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर डेजर्ट, यहां पर डेजर्ट, तो ये दो ऑप्शन तो हट गए आपके। अब ए और डी बचा है, दोनों डेजर्ट है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे वाले में क्या आना चाहिए, उस चीज को अपन समझते हैं, है ना। ए और डी बचा हुआ, ठीक है। शी गेव अ हेयर रेजिंग अकाउंट ऑफ हर एस्केप थ्रू द, देखिएगा यहां पर एक ये अलग सेंटेंस है, ठीक है। शी गेव अ हेयर रेजिंग, यहां पर एक शब्द लिखा है हेयर रेजिंग। हेयर रेजिंग का मतलब होता है वेरी फ्राइटनिंग, डरावना, भयभीत करने वाला, वेरी फ्राइटनिंग, डराने वाला या भयभीत करने वाला, डराने वाला या भयभीत करने वाला। तो शिव गेव अ हेयर रेजिंग अकाउंट ऑफ एस्केप थ्रू द, मतलब कहां से, मतलब उसने जो एक बहुत डरावनी जो कहानी बताई, कहां से निकलने की, एक तरीके से कहां से, रेगिस्तान से निकलने की। तो भैया ये डेजर्ट लिखा है यहां पर, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तो फोर्थ का आंसर आ जाएगा डेजर्ट, यानी कि खाने के साथ मीठा वाला यहां पर बात की जा रही है, DESSERT। और यहां पर जो डेजर्ट की बात की जा रही है वो रेगिस्तान की बात की जा रही है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो फोर्थ का ए वाला आंसर आ जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जल्दी से मेरे प्यारे भाइयों, फिफ्थ क्वेश्चन का जल्दी से जवाब दे दीजिए। फिफ्थ का क्या जवाब होगा, जल्दी से जवाब दो गाइस। बहुत सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से सब लोग जवाब दे सकते हैं। आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकल करेक्ट, मतलब नीचे गए 4 में से कौन सा सही है। मेरे हिसाब से इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसमें सभी का जवाब आना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से ABCD, जल्दी से विकल्प का जवाब दीजिए मेरे भाइयों, जल्दी फटाफट आंसर दे दो। क्या होगा इसका आंसर, 4 में से एक सही जवाब देना है, ठीक है। चलिए पहला है आई हैव रिंग द बेल बट नोबडी केम इन द डोर, ठीक है। मतलब तरीके से मैंने बेल बजाई, कोई नहीं आया, ऐसा वो बोलना चाह रहा। देखो एक ये स्ट्रक्चर बन रहा है, देखो पूरा टेंस के स्ट्रक्चर पर आधारित है, सब्जेक्ट प्लस हैव। मैं क्लास में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो जब भी पढ़ाता हूं तो एक मैथ्स के फॉर्मूले से, मैथ्स के स्ट्रक्चर से टेंस का स्ट्रक्चर बताता हूं। तो देखो आई हैव, अब यहां पर एक शब्द है रिंग, रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना, रिंग का सेकंड फॉर्म होता है रिंग, और थर्ड फॉर्म मेरे प्यारे दोस्तों होता है रिंग रेंग रंग। रिंग का मतलब होता है बजना या बजाना, बजना या बजाना होता है, ठीक है। तो भैया क्या हो गया, आई है वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, यहाँ पे रंग आना चाहिए, तो ये वैसे ही गड़बड़ हो गया, हट गया। यहाँ पर आई हैव रिंग, ये भी हट गया क्योंकि यहाँ रंग होना चाहिए। आई रिंग वर्ब का सेकंड फॉर्म पास इंडेफिनेट है, ठीक है। अच्छा पहले में डी वाला में सी वाले, चलो सी वाला, ये हो गया पास इंडेफिनेट। पास इंडेफिनेट में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, तो रिंग का सेकंड फॉर्म रिंग हो गया। ये से आई रिंग द बेल बट नोबडी केम टू ओपन द डोर, मैंने बेल बजाई पर कोई भी
दरवाजा खोलने के नहीं आया। आए। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस पॉइंट से कि सर आई सिंगुलर है, SES आना चाहिए। बट याद रखिएगा आई सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों प्रेफर करता है और आई के साथ SES नहीं आता है। रिंग्स नहीं होगा, आई रिंग्स द बेल, है ना। हमारा आंसर जो आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन का वो आ जाएगा सी वाला आंसर। ठीक है, मेरे हिसाब से कहानी अगर समझ में आ गई तो फटाफट सेशन को लाइक कर दो और फटाफट बोल दो कि हाँ सर क्वेश्चन में मजा आ रहा है और हमारा कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर बन भी रहे और अधिकतर लोगों के ज्यादातर क्वेश्चन बन रहे। ठीक है, ही मे लिव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दो, मैं हिंदी ट्रांसलेशन बताऊंगा नहीं तो इसका जवाब आपको मिल जाएगा। जल्दी से फटाफट जितने भी मेरे प्यारे दोस्त थे जल्दी से सेशन का रिप्लाई कर दो कि क्या इसका आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है? ही मे लिव लॉन्ग हिज सेड मदर प्रेड। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दोगे तो मेरी तरफ से सभी को जिसका सही जवाब एक बहुत प्यारी सी बेहतरीन सी चाय, जहां भी आप मैं आपको दिख जाऊं बोलो कि सर अखिलेश सर हमने सही आंसर दिया था, आप चाय पिलाओ, तो हम चाय आपको बिल्कुल पिलाएंगे। चलिए जल्दी से कमेंट का जवाब दे दीजिए। ही में लिव लॉन्ग। अच्छा, एक पॉइंट में बताता हूं, एक होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य में अपन 4 पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले अपन विश की बात करते हैं, है ना, ब्लेस की बात करते हैं, ठीक है, और किसकी बात करते हैं? प्रे की बात करते हैं, और एक और बात करते हैं अपन कर्स की। कर्स मतलब श्राप। तो जब भी ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इच्छा, आशीर्वाद, प्रार्थना और श्राप इनकी बात की जाती है। और जब भी इनका प्रयोग किया जाता तो इनका स्ट्रक्चर हमेशा ऐसा होता, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं ना, आप लंबी उम्र जियो, आप का जल्दी से पटवारी में सिलेक्शन हो जाए, या आप जल्दी से सरकारी अधिकारी बन जाओ। जैसे मैं आप सभी के लिए बोलूं कि मे ऑल ऑफ यू गेट सिलेक्शन इन पटवारी, तो ही में लिव लॉन्ग। देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में लिखा हुआ, और ये तो ये मे कहाँ आना चाहिए? आगे आना चाहिए। ऐसा होना चाहिए मे ही लिव लॉन्ग, वो लंबी उम्र जी, यानी कि आंसर किस भाग में आ गया? ए वाले भाग में आंसर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों का सही जवाब है, बहुत सही है, कुछ लोगों का गलत है, बट कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पढ़ने के लिए आए, सीखने के लिए आए। अगर गलत भी हो रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। चलिए, इस ये वाला कॉन्सेप्ट है, इजंट ही द सेम पर्सन डैश वाज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर। इस पे मैं बहुत बार क्वेश्चन करवा चुका हूं और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जल्दी से मेरे भाइयों इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दे दो, जल्दी से फटाफट फटाफट। कौन जल्दी से जवाब दे देगा? जल्दी से बताइए। बिल्कुल आप मुझे मिलो, चाय मिलेगी आपको, मैंने बोला है, वादा किया है चाय का, तो मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल आपको चाय मिलेगी, आप आओ मिलो। Isn't he the same person? क्या ये वो सेम व्यक्ति नहीं है जो कॉर्नर में खड़ा था? ठीक है, अब देखिएगा पहली बात, हु और हुम दोनों ही हम लोग इंसानों के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं, बहुत बार मैं बता चुका हूं। अब हमको ये पता है इसमें हु जो होता है ना वो सब्जेक्टिव केस होता है और हुम जो होता है ना वो ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। हमने एक बात बताई थी दैट का यूज, कल की क्लास में भी हमने दैट का बताया था, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी, नासा फूले बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया? हाँ कि ना? तो नासा फूले बताया था, बिल्कुल बताया था सर। नासा फूले की जब बात करते हैं अपन, ठीक है, तो नासा फूले, तो हमारे पास क्या शब्द आया यहाँ पर सर? यहाँ पर आया हमारे पास एक शब्द आया सेम। क्या शब्द आया हमारे पास? सेम। और सेम की बात करते हैं तो देखो शॉर्टकट बता चुका हूं इसमें, नासा में जो एस है ना इसका मतलब होता है द सेम, नथिंग, एनी, द सेम, ऑल, है ना। और भी शब्द है आपका फ्यू, द ओनली, द लिटिल और एवरीथिंग, इनके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। तो 7 का जो आंसर आ जाएगा, 7 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? डी। बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोगों का सही और बिल्कुल ट्रिक के साथ बिल्कुल सही है, वेरी गुड। मेरे हिसाब से अगर ये इससे क्वेश्चन आ गया तो हल कोई बना सकता है। चलिए क्या लिखा हुआ है बेटा? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान भरने के लिए सही विकल्प चुनना है। जल्दी से फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे दो। चलिए जल्दी जल्दी, कौन देगा इस प्रश्न का जल्दी जवाब? ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए।
जल्दी से जवाब दे दो मेरे भाइयों, फटाफट फटाफट। क्या लिखा है क्वेश्चन में? आपको रिक्त स्थान बनना, द पिक्चर्स डैश द पोस्चर्स विच हैव टू अज्यूम। पोस्चर का मतलब होता है मुद्रा, या हम बोलते हैं ना मुद्रा मतलब आप किस मुद्रा में बैठे हुए हो, वो किस स्थिति में बैठे हुए हो। द पिक्चर्स डैश द पोस्चर्स विच यू हैव टू अज्यूम, यानी कि जो पिक्चर है, जो फोटो है, पिक्चर्स है, जो कि पोस्चर मुद्रा को कुछ करते हैं, उन्हें आपको अज्यूम करना पड़ेगा। तो डिक्लाइन का मतलब होता है डिनाई करना, मना करना। डेसिफर और डेसिफर का मतलब होता है समझना या समझाना। तो भैया यहाँ पर जो पिक्चर समझती या समझाते वो भी नहीं होता। अच्छा, डिकोड का मतलब भी सेम ही होता है, समझना या समझाना, तो ये भी नहीं होगा। डेपिक्ट का मतलब होता है वर्णन करना या चित्रण करना, वर्णन करना। तो हम क्या बोल सकते हैं, आपका जो पिक्चर है वो उसकी जो मुद्रा है वो उसका वर्णन करती है, जिसे यू हैव टू अज्यूम, आपको अज्यूम करना। तो डेपिक्ट करना मतलब वर्णन करना, चित्रण करना। तो 8वें का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाइयों वो सी वाला आ जाएगा। 8वें का आंसर जो आएगा वो क्या आ गया आपका? सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, डेपिक्ट। ठीक है, और पिक्चर ज्यादा है तो प्लूरल वर्ब में एस भी नहीं होना चाहिए, वैसे किसी में भी नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन है 9th। Choose the appropriate option that fills in the given sentence correctly। आपको जल्दी से इसका जवाब देना है। प्रेपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़िए और जवाब दीजिए। मैं पढ़ूंगा नहीं, मतलब नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप बता सकते हो, फटाक से आपका हो जाएगा। जल्दी से जवाब दो, जल्दी फटाफट मेरे प्यारे भाइयों। कहानी में, क्लास में, सेशन में का जो प्रश्न का जवाब दीजिए। जितना ज्यादा आप प्रश्न का प्रैक्टिस कर सकते हो उतना। मैं तो हमेशा बोलता हूं, देखो बेटा, हाँ बिल्कुल सही है, मैं ज्ञान की बात तो करता नहीं हूं, हाँ वो बात अलग है कि ऐसा कह के बहुत सारी ज्ञान की बात कर देता हूं, बट ज्ञान की बात सिर्फ इतनी सी है कि आप पढ़िए और जितना हो सके उतना प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। हम पूरा विनर्स की टीम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपको सिर्फ सिलेक्शन पे काम करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं उसको सिस्टमेटिकली देखें। He sent her a lovely bouquet। उसने उसे एक शानदार गुलदान यानी कि बुके दिया, फूलों का, है ना। ठीक है, क्या दिया? एक बुके दिया बेटा। ठीक है, He sent her a lovely bouquet dash red roses। उसने बुके दिया। बुके किसका दिया? रेड रोजेस का। मतलब रेड रोजेस से मिलकर हमने एक प्रेपोजिशन पढ़ा ऑफ का। ऑफ का यूज हम कनेक्शन के लिए पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? कनेक्शन के लिए। तो भैया वो क्या बोल रहा है, जो बुके है ना वो किसका है? रेड रोजेस का है। बुके जो है ना वो किसका है? रेड रोजेस का है। बुके किसका है? रेड रोजेस का है। ठीक है, तो रेड रोजेस से मिलकर बना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या लगाएंगे? ऑफ। ही सेंट हर अ लवली बुके ऑफ रेड रोजेस, यानी कि रेड रोजेस से मिलकर। ऑफ मतलब कनेक्शन किसी चीज से जुड़ा हुआ रहता है, तो भैया लाल फूलों से, लाल कलर के जो रोज है उनसे मिलकर जो है एक बुके बनाए शानदार। विच शी थ्रू डैश द फ्लोर, जिसने, थ्रो का सेकंड फॉर्म होता है थ्रू। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, जो कि उसने कहां पर फेंका बेटा? फ्लोर पर फेंका। कहां फेंका? फ्लोर। और फ्लोर के लिए हम ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन द फ्लोर। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा ऑफ और ऑन, कौन सा हो गया? ऑफ और ऑन। हमारा आंसर क्या आ गया? डी वाला। 9th का आंसर मेरे प्यारे भाइयों, आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? आपका डी वाला आंसर होगा। मेरे हिसाब से अधिकतर क्वेश्चन स्टूडेंट्स का सही है, कुछ का गलत है, पर कोई दिक्कत नहीं। गलत है तो हम सीखने के लिए आए हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए फटाफट 10th पे आइए, 10th पे आइए, 10th पे आइए। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, क्या होगा? 10वें का क्या होगा? चलिए गाइस 10वें का जवाब दीजिए, क्या होगा? अच्छा, जब भी आप यहां पे प्रैक्टिस करें ना तो डायरेक्शन जरूर पढ़ा करो कि इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। डायरेक्शन समझना है। मान लो बहुत बार स्टूडेंट्स बस भिड़ा देता आंसर ढूंढने, उसने क्या पूछा है तो देखो। द गार्डनर, गार्डनर का मतलब होता माली। प्लांटेड, प्लांट मतलब पौधा भी होता, प्लांट का मतलब एक तरीके से लगाना भी होता, पौधे लगाना। ठीक है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वैसे थर्ड फॉर्म भी यही होता, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो क्या है? सेकंड फॉर्म है। जो माली है उसने जो रोज बुशे से, रोज की जो झाड़ियां है वो प्लांट की है। डिस द लेंथ ऑफ गार्डन, गार्डन के साथ साथ। ठीक है, जैसे मान लो ये गार्डन है ना, तो भैया उसने जो झाड़ी है ना रोज की वो आसपास लगाई है। तो भैया ऑफ, अच्छा बीनीथ, बीनीथ तो आएगा नहीं, वो तो के नीचे के अर्थ में होता है, किसी सरफेस के नीचे के अर्थ में। ना ही बिलो आएगा ना ही ऑफ आएगा। अलोंग का प्रयोग अपन करते हैं किनारे किनारे।
उसके किनारे किनारे। तो क्या आ जाएगा, जो है ना वो जो गार्डन है उसके लेंथ के साथ साथ उसने जो है क्या करा है, जैसे हम अलोंग का यूज भी करते हैं, जैसे रोड है, अब रोड पे से कोई व्यक्ति उधर से इधर आ रहा है और मान लो ऐसे ऐसे करके वो आता है तो हम बोलते हैं किनारे किनारे। तो भैया जो गार्डन है उसके किनारे किनारे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 18 का क्या आंसर है, ए वाला आंसर। चलिए 19, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, क्या होगा 19 का, जल्दी फटाफट मेरे भाइयों 19 का जवाब दे दीजिए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही, गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं, गलत हो रहे हैं होने दो बेटा, हम रोज बोल रहे हैं आपसे गलत हो रहे तो होने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया और गोल गलत हो रहा तो ठीक है, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे बोले कि सर ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है, बेटा ट्रांसलेशन थोड़ा बहुत आप शब्दों का करने की कोशिश करो, धीरे धीरे होगा, घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप घबराए डरे तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करते रहो, देखते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, द ट्रेन स्टॉप डैश ऑल द स्टेशन and long before we go dash London every seat was taken and people were standing dash the corridors। the train stopped dash all the station, मतलब जो है ट्रेन जो है वो सभी स्टेशन पे रुकी। तो देखिए स्टेशन के लिए हम लोग किस प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं, स्मॉल प्लेसेस के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं, तो एट प्रेपोजिशन। तो आपका बी और डी वाला ऑप्शन तो हटा। एंड लॉन्ग बिफोर वी गो डेश लंदन एवरी सीट वॉज टेकन, मतलब हम जब तक लंदन पहुंचे तब तक जो है वहां पर हर सीट जो है वो ले ली गई थी, यानी कि सीट बुक हो गई थी, वहां पर जगह खाली नहीं बची। जैसे अच्छा लंदन एक बड़ी जगह है तो वहां पर इन प्रेपोजिशन आता, लेकिन जब हम ये बोलते कि मैं लंदन में रहता हूं या लंदन में ऐसा लंदन में वैसा, अब वो ये बोल रहा है ट्रेन जो है वो सभी स्टेशन पे लिखी लॉन्ग बिफोर वी गो डेश लंदन, जब तक हम लंदन पहुंचे। तो भैया लंदन पहुंचने की बात हो रही है तो वहां पर जा रहे हैं, तो हम किसी डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो टू प्रेपोजिशन आता है। इन मत लगा देना इसमें, इन मतलब लगा दोगे, इनका मतलब हो गया लंदन में की बात हो, जब लंदन तक की बात हो रही है यहाँ पर टू। एवरी सीट वॉज टेकन एंड पीपल वर स्टैंडिंग डेश द कॉरिडोर, और लोग जो है वो कॉरिडोर्स में खड़े थे, तो क्या आ जाएगा इन द कॉरिडोर्स। तो क्या आ जाएगा एट टू और इन, हमारा आंसर क्या आ गया सी वाला आ गया, एट टू और इन। बात ध्यान रखेगा यहाँ पर ये इन भी है, कुछ लोग बोल सकते हैं सर लंदन तो बड़ी जगह है और बड़ी जगह के लिए आपने इन प्रेपोजिशन बताया, लेकिन वहां लंदन की बात नहीं हो रही, लंदन पहुंचने तक की बात हो रही है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 11 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सी। कुछ लोगों ने आंसर ए लगाया था, कुछ लोगों ने आंसर ए लगाया था, तो बेटा बिल्कुल इन प्रेपोजिशन बड़ी जगह के लिए होता है लेकिन यहां पर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12th। चूज द ऑप्शन विथ द अप्रोप्रिएट पंक्चुएशन इंसर्ट इन द गिवन सेंटेंस। ये वाक्य लिखा हुआ है और इस वाक्य में आपको सही पंक्चुएशन, सही कोमा, सही फुल स्टॉप, सही प्रश्नवाचक चिन्ह है ना, सही इन्वर्टेड कोमा, जो भी आप जरूरत पड़े वो सही लगाकर उसको बताओ ए बी सी डी। जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी से बताएं क्या होगा। पंक्चुएशन भी, अच्छा पंक्चुएशन, क्वेश्चन टेक, ये दो टॉपिक ऐसे है कि आ भी सकते नहीं भी आ सकते, बट पढ़ना जरूरी, अगर आ गया तो आपको जवाब देना पड़ेगा। चले जल्दी से, कुछ लोगों के जवाब आ रहे हैं और बिल्कुल 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 बिल्कुल, नव्या वेरी गुड बेटा, राधिका बिल्कुल है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर आ रहा, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस वेरी नाइस। चलिए जल्दी से देख ले, मैं सफिशिएंट टाइम दे देता हूं इसके लिए ताकि आप सही और रेलेवेंट यानी कि उपयुक्त जवाब दे पाए। प्रोफेसर राव, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, वाज रिसेंटली फेलिसिटेड बाय द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर राव जो इंग्लिश के एचओडी है, उनको जो है वर्तमान में फेलिसिटेट किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए हमने पिछली क्लास में भी बात की थी और हम यहाँ वापस से बताना चाह रहे हैं कि जब आप किसी का भी नाम लेते हो, कोई व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, स्थान हो गया, कुछ भी हो गया, जब उसका नाम लेके उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो कि वो कौन है, तो हम कोमा का प्रयोग करते हैं। तो प्रोफेसर राव के बारे में बताया कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के एचओडी, तो भैया उसके बाद क्या आएगा, कोमा आएगा। ठीक है, वॉज उसके, ठीक है, प्रोफेसर राव जो है वो एचओडी है इंग्लिश के, है ना, उन्हें फेलिसिटेट किया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ये जानकारी खत्म हो गई, फिर कोमा लगा दो और आखिरी में क्या जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। अच्छा, वाक्य का अंत फुल स्टॉप से होता है। यहाँ पर क्या लिखा, विस्मयादि बोधक यानी कि एक्सक्लामेटरी मार्क। विस्मयादि बोधक चिन्ह दो स्थिति में होता है, एक तो इंटरजेक्शन में या एक्सक्लामेटरी वर्ड में, जब आपको साथ खुशी, दुख, हुर्रा,
है ना, आउच, ए, ओ, है ना, एलास, ये शब्द आते तब यूज होता, या अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑप्टेटिव सेंटेंस में, तो ये हट गया हमारा, इसमें भी फुल स्टॉप, इसमें भी फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कोमा था, यहाँ पर भी कोमा, यहाँ प्रोफेसर राव, यहाँ पे कोमा नहीं तो ये वाला हट गया। देखो आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर है कॉलन, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर कोमा आना चाहिए था, तो हमारा आंसर आ गया ए वाला, है ना, ठीक है। चलिए, तो 12th का आंसर है ए। अगला 13, यू कैन हैव डैश अ वनीला फ्लेवर्ड डैश अ चॉकलेट फ्लेवर्ड केक। बेटा इसका तो मेरे हिसाब से सभी का आंसर आना चाहिए, बहुत सिंपल प्रश्न है, बहुत सिंपल प्रश्न, मेरे हिसाब से आप में से सभी का जवाब आना चाहिए। चलिए जल्दी से इसका जवाब दे दो, क्या होगा, चलिए जल्दी फटाफट फटाफट जवाब दो, थोड़ा सा पढ़ के हिंदी मीनिंग निकालना है और मतलब निकालना है। यू कैन हैव डैश अ वनीला फ्लेवर डैश अ चॉकलेट फ्लेवर केक, क्या आ जाएगा, यू कैन हैव सो अ वनीला फ्लेवर दैट अ चॉकलेट फ्लेवर, नहीं सो या ऐसा तो ये सेंस नहीं बनेगा। यू कैन हैव ईदर अ वनीला फ्लेवर, या तो आप वनीला फ्लेवर ले सकते हैं या और चॉकलेट फ्लेवर केक ले सकते हैं, यानी कि इधर और का प्रयोग दो विकल्प में से या तो ये के अर्थ में किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, यू कैन हैव ईदर अ वनीला फ्लेवर और अ चॉकलेट फ्लेवर केक, या तो आपके पास वनीला फ्लेवर होना चाहिए या चॉकलेट फ्लेवर केक होना चाहिए, तो हो सकता है। बाय और एंड और इफ और एंड का कोई सेंस बनेगा नहीं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया आइदर। ऐसे क्वेश्चन भी आते जो मीनिंग वाइज होते हैं कि आपको 4 विकल्प, इसमें कंफ्यूज नहीं किया, लेकिन कभी कभी क्या है कंफ्यूजिंग वाले विकल्प भी आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारा 13 का जो आंसर है वो क्या आ गया आपका बी। 14 का आंसर, जल्दी से 14 का आंसर दो, जल्दी फटाफट, देखो इसका स्ट्रक्चर भी आप देखेंगे ध्यान से, मिलेगा जवाब आपको। जल्दी फटाफट, इफ यू हैड स्टडी हार्डर यू वुड हैव पास द टेस्ट। जल्दी फटाफट प्रश्न का जवाब दो भैया, जल्दी फटाफट गाइस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप में से कुछ लोगों का तो जवाब सही आता है, आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे से बातचीत ही करने लग जाते हो। बेटा एडमिट कार्ड आ गया है, कब क्या उससे लोड नहीं लेना है, आपको सिलेक्शन लेना है और वो मेहनत से होगा, ठीक है। चलिए फटाफट फटाफट इस प्रश्न का जवाब दो। इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द टेस्ट, इसका मतलब होता है यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप टेस्ट पास कर गए होते। तो भैया ऐसा जब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अपने पास एक स्ट्रक्चर आता है कि ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो क्या तरीका उसकी भी हम बात करते हैं, पर स्ट्रक्चर अभी इस पर भेज दे, बाकी मैं लिख देता हूं इसी बात को। क्या है एक और लिखने का तरीका, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो देखो इफ पहला वाला स्ट्रक्चर, इफ सब्जेक्ट हेड और V3, फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट और वुड हैव, तो यहां पर पास लिखा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए। पास का थर्ड फॉर्म क्या आना चाहिए मेरे भाइयों, पास का थर्ड फॉर्म पास ना आना चाहिए, यानी कि आंसर क्या आना चाहिए सी। यदि आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप टेस्ट पार कर गए होते। बिल्कुल सही है, कुछ लोगों का गलत है, कुछ लोगों का सही है, तो भैया गलत है तो आप देखो। अगला क्वेश्चन है 20, जल्दी से इसका जवाब दो, क्या होगा। रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विद अ सुटेबल ऑप्शन, जल्दी से बताएं इसका क्या होगा। 15 का आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट जवाब दो। वोकेबलरी बेस पर क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाइयों, वोकेबलरी बेस पर क्वेश्चन है। 15 का जवाब दे दीजिए जल्दी से, क्या होगा। द फायर फाइटर पुट आउट द हाउस फायर,
जो फायर फाइटर यानी कि आग बुझाने वाले या ऐसा कुछ बात की जा रही है यहाँ पर, उन्होंने घर की जो आग है उसको कुछ किया। तो सबसे पहली बात, स्प्रेड मतलब तो हो गया फैलाना, लाइटन का मतलब हो गया हल्का, हल्का करना, इसका मतलब हो गया जलाने के सेंस में, और एक्सटिंग्विश का मतलब हो गया जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता, आग बुझाना, है ना, आग बुझाना। फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या हो गया, आग बुझाना। तो जो फायर फाइटर, पुट आउट का मतलब होता आग बुझाना, उन्होंने जो है घर की आग बुझाई। तो 15 का आंसर जो एक हो जाएगा एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये जो था ऐसे क्वेश्चन वोकेबलरी में, ये वोकेबलरी का क्वेश्चन हो गया। पुट आउट का मतलब हो गया आग बुझाना। अगला 16 क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या होगा 16 का आंसर, जल्दी से बताएं क्या होगा, जल्दी फटाफट बताएं। A person who lives at the same time as the others. A person who lives at the same time, एक ऐसा व्यक्ति जो सेम समय पे रहता है दूसरे के अनुसार, ऐसा वो बोला जा रहा है। क्या होना चाहिए, ठीक है। तो पोपर, हिपोक्रीट, एंशियंट और कंटेम्पररी, ऐसा हिंदी में भी, मे भी आपने सतीश सर ने आपको बताया होगा, ये सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, पोपर का मतलब तो हो गया कंगाल, गरीब। हिपोक्रीट का मतलब हो गया पाखंडी। एंशियंट का मतलब हो गया प्राचीन। और कंटेम्पररी का मतलब था समकालीन। और समकालीन ही कहा जाता है इसे अ पर्सन हु लिव्स एट द सेम टाइम एज अदर्स, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा हो जाएगा कंटेम्पररी। मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन जहां भी क्लास ली थी वहां पर ये पढ़ाया जरूर था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो जिन लोगों ने क्लास ली होगी उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17, लुकिंग बैक आई फेल्ट दैट आई डैश हेल्प्ड हर इन हर टाइम ऑफ नीड। जल्दी से इसमें सही मोडाल का यूज करें, चूज एन एप्रोप्रिएट मोडाल फॉर द गिवन सेंटेंस। जल्दी फटाफट सही मोडाल का यूज करके बताए कि क्या होगा, जल्दी बताए क्या होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, लुकिंग बैक। अच्छा, बहुत बार ऐसा आपके साथ होना चाहिए, तो होता है ना कि यार आप भूतकाल में, पास्ट में जब देखते हो तो आपको ऐसा करता है उसके साथ इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन आपने कर दिया। तो कोई काम करना चाहिए था, कोई कार्य करना चाहिए था, और नहीं किया। ऐसी स्थिति में हम शुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। मैंने बोला कि तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए थी। लुकिंग बैक, जैसे मान लो अगर आप में पटवारी का हो गया और किसी का नहीं हुआ तो आप ये बोलते हैं कि यार मुझे उस समय पे ऐसा करना चाहिए। आई फेल्ट दैट आई डैश हैव हेल्प्ड हर इन हर टाइम ऑफ नीड। जब मैं पीछे देखता हूं तो मैं महसूस करता था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी जब उसे आवश्यकता थी। तो आप शुड हैव बता रहे तो हैव पहले से लिखा और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, तो क्या आ जाएगा, शुड। आंसर जो आ जाना चाहिए वो बी वाले भाग में आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 17 का बी वाला भाग होगा। बहुत सारे लोगों का सही है और कुछ लोगों का गलत भी है, बट इट्स फाइन, नो इशू, ठीक है, फाइन। चलिए 18 क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दे दो जब तक मैं कुछ भाइयों के कमेंट्स देख लूं, आंसर देख लूं क्या वो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। जल्दी फटाफट इसका जवाब दे दो। नरेशन वाला क्वेश्चन है, बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट सेड अ ह्यूज नोटिस। जल्दी से फटाफट गाइस इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, क्या होगा। चलिए गाइस, कुछ लोगों का जवाब आ रहा है, बिल्कुल। बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, यानी कि बोलते ना अपन कि जो जेब कतरे उनसे सावधान करो। सेड अ ह्यूज नोटिस, यानी कि एक नोटिस पे कहीं ना कहीं लिखा रहता, बहुत जगह आप जाते हो रेलवे स्टेशन वगैरह तो वहां लिखा रहता जेब कतरों से सावधान। तो भैया अब ये उल्टा लिख दिया, ये ऐसा हो गया हा ह्यूज नोटिस। हमने पहले बताया कि ये नरेशन में उल्टा भी लिख सकते हैं, सेड बिवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स।
ध्यान से देखिए क्या होगा, क्या हो जाएगा भैया। सबसे पहली बात, यूज नोटिस इंस्ट्रक्टेड, हमको इंस्ट्रक्ट करता है यानी कि जानकारी देता। इज वार्निंग, इज वार्निंग तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो इज आ गया तो भैया ये तो प्रेजेंट की कहानी होगा, लेकिन ये तो पास्ट की बात हो गई, ठीक है, तो इज वार्निंग नहीं होगा। वार्नड अस ये हो सकता है। हैज क्लेम्ड, क्लेम भी नहीं कर रहा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो डी वाला ऑप्शन भी हट गया, बचा आपका ए और सी। अब देखो, टू बी अवेयर ऑफ, देखो यहाँ पर उसने पैटर्न ही चेंज कर दिया, बी अवेयर, जबकि यहाँ पर बीवेयर लिखा। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिलेगा, यहाँ पर क्या लिखा, टू बीवेयर ऑफ पिक्यू, जो एक बड़ा सा नोटिस है, उसने हम सभी को वार्न किया, चेतावनी दी कि भैया आपको जेब कतरों से सावधान रहना है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस का हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आ गया वो किस भाग में आ गया, सॉरी ये आंसर जो आ गया मैंने इसको कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आना चाहिए, सी वाले भाग में, बिल्कुल 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 सी वाले भाग में आना चाहिए इसका आंसर। यूज नोटिस अवॉइड अस टू बीवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, तो 18 का सी। 19 क्वेश्चन, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, जल्दी से प्रश्न का जवाब दे दो। बहुत सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत भी दे रहे हैं। I said can the children get tasty meals at school? मैंने कहा कि क्या बच्चों को मतलब स्वादिष्ट भोजन मिल सकता है स्कूल पर। जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, क्या होगा। नरेशन का क्वेश्चन है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हम सभी को पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो यस नो क्वेश्चन जब आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से जब आता है तो कंजंक्शन आता है इफ या वेदर, तो भैया हेल्पिंग वर्ब से आ रहा है। और जब WH वर्ड्स की बात करते हैं तो WH वर्ड से जब अब सेंटेंस शुरू होता है प्रश्नवाचक, तो उसमें कंजंक्शन अपने आप में WH वर्ड्स ही होता है। तो कैन आया है, अच्छा। और रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में तो कैन का कुड भी होगा, तो यहाँ कैन का कैन है तो ये ऐसे हट गया, यहाँ पर भी कैन का कैन है तो ऐसा। हमने पढ़ा है कि रिपोर्टिंग स्पीच जब पास्ट टेंस में होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच में कैन का कुड हो जाता है, तो भैया आपके ए और दो विकल्प तो ऐसे हट गए। अब देखो, आई आस्क्ड इफ द चिल्ड्रन कुड गेट टेस्टी मील्स एट स्कूल। देखिए अब बी और सी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन एक कहानी गड़बड़ कर दी, यहां पर उसने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक में ही होगा, ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना उसने आस्क्ड में बदल दी है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं होना चाहिए था, फुल स्टॉप होना चाहिए। तो बी वाला, जिन लोगों ने ये देखा नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो देखते नहीं है कि भैया लास्ट में क्या लिखा, फटाफट उन्होंने बोला कि यार ये तो बहुत सिंपल सा है, उनको दिखा बी और सी, और कुछ लोग ये बोल देते सर बी और सी तो एक जैसे ही, हम तो घबरा गए कि कौन सा। तो देखो उसने पंक्चुएशन से खेल खेल दिया, एक में फुल स्टॉप लगा दिया और एक में क्वेश्चन मार्क, तो भैया क्वेश्चन मार्क आएगा नहीं, ठीक है। तो हमारा आंसर है 19 का सी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। रोजेस स्मेल स्वीट, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, बहुत ही आसान है। फटाफट इस प्रश्न का जवाब दे दो, जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दो, क्या है। चले जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए गाइस, क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। रोजेस स्मेल स्वीट, रोजेस स्मेल स्वीट, जल्दी से इस प्रश्न का। अच्छा, इस प्रश्न का जवाब देने के साथ साथ ये भी देखो कि जो ये किस बेस्ड पर सेंटेंस है। बेटा ये है क्वेजाई पेसिव, ये क्या है, क्वेजाई पेसिव। क्वासी कुछ लोग पढ़ते हैं जो कि बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन होता है, इसे बोला जाता है क्वेजाई पेसिव। क्वेजाई पेसिव होता क्या है, ऐसे सेंटेंस जो देखने में यानी कि जो स्ट्रक्चर होता है उनका एक्टिव वॉइस जैसा होता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है ना वो पैसिव वॉइस जैसा होता है। एक बार और सुनो, ऐसे सेंटेंस जो दिखने में एक्टिव वॉइस जैसे होता है, उनके स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस जैसा होता है, लेकिन जब आप अर्थ निकालते हो तो पैसिव वॉइस जैसा होता है, ऐसे शब्दों को हम क्वेजाई पेसिव कहते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर होता है, एक जो स्ट्रक्चर है वो हम बता रहे, सब्जेक्ट वर्ब और एडजेक्टिव। ये इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, इसका पैसिव बनाने का तरीका भी देख लो एक बार। ये हो गया एक्टिव, और पैसिव का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अजीब सा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एडजेक्टिव, व्हेन और वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक और तरीका होता है जिसमें व्हेन के साथ प्रोनाउन और हेल्पिंग वर्ब भी होता है। देखो अब इस तरह से मिलता जुलता स्ट्रक्चर कौन सा है,
तो अच्छा, पहली बात स्मेल देखो, स्मेल वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, और एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस इजेमार प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलता है। तो देखो यहाँ पर आर है, यहाँ पर आर है और यहाँ पर भी आर है, ठीक है। अच्छा, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हो, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म ही नहीं है। यहाँ पर स्मेल का थर्ड फॉर्म स्मेल्ट होता, तो आंसर क्या हो गया, सी वाला हो गया। तो देखो ऐसे भी बना देता हूं मैं, रोजेस स्मेल, तो रोजेस इजेमार, रोजेस ज्यादा तो आर, स्वीट, वैन, और वर्ब का थर्ड फॉर्म स्मेल का सेकंड और थर्ड फॉर्म स्मेल्ट होता है। क्या होता है, स्मेल्ट। तो देखो रोज जो होते हैं ना वो स्वीट होते हैं जब इन्हें स्मेल किया जाता है या जब स्मेल किया जाता है, यानी कि सूंघा जाता है। तो आंसर जो आना चाहिए वो किस भाग में आना चाहिए, आपके सी वाले भाग में आंसर आना चाहिए, ठीक है। और मुझे सेशन पढ़ाना था और मैं एक क्वेश्चन लाया था, लेकिन समय हमारा समाप्ति की ओर घोषणा कर रहा है, ठीक है। आज की कहानी हम यहीं पे खत्म करेंगे। एक पैसेज में लेके आया था लेकिन मैं पैसेज अभी हो नहीं पा रहा है, हो सकता है अलग से इसकी क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, समय हमारा हो गया है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए। पटवारी स्पेशल यानी कि सामान्य प्रबंधन की बुक है ना, ऐप पर आप ऑर्डर कर सकते हो इसे, ठीक है। साथ ही साथ ये ई बुक भी, फ्री ई बुक भी है, इसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ ये हमारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप ये परचेस कर सकते हो, मतलब जितने भी आपके एग्जाम होती है उन्हीं पर सारे कोर्सेस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल आइए, जुड़िए और ये कोर्सेस परचेस कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ अभी हमने बता भी दिए थे कि वीनस इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो आज हमने पढ़ाया है उसका जो टेलीग्राम चैनल पर आपको क्या मिल जाएगा बेटा, पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डेटा अगर आपको स्टोर करना। साथ ही साथ है ना, यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो ये हमारी वीनस की अलग अलग यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जितने भी सेक्टर सभी पर आपको ये चैनल्स मिल जाएंगे। बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, पीएससी हो गया, सभी की कहानी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ फिजिकल क्लासेस भी आपको मिलती है, ठीक है। सो आज का सेशन कैसा रहा बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पूरी वीनस टीम, पूरा वीनस परिवार या मैं खुद या आदित्य पटेल सब पूरी मेहनत के साथ लगे हुए हैं, और हमारा सिर्फ एक ही मोटो है, सिलेक्शन ले लो। देखो बेटा, होली वाला समय चल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग आपके सामने हैं। हम चाहते तो छुट्टियां भी ले सकते थे, लेकिन उसके बावजूद हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं आपको, है ना, लाइव क्लासेस आपके सामने ले रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होली मनाना, होली अगले साल भी मना सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा सा पढ़ाई करें, पटवारी बनकर होली मनाएंगे अपन मिलके। आप भी यहाँ आइएगा, पूरी वीनस परिवार आपके साथ होली मनाएगी। तो मेहनत कीजिए, और सेशन कैसा रहा एक प्यारी सी स्माइल के साथ एक कमेंट कीजिएगा। सो हम मिलेंगे अगले दिन अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।